नमस्कार, मैं प्रीति आर्य। आज मैं आपके लिए शिवानी जी के उपन्यास सरंगमा का 8वां भाग सुनाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी। उसी परशुराम के विगत तेजों में पौरुष का प्रतीक पन्नी लगा वो फंसा दुकान की दीवार पर अब भी टंगा था। उसकी नची उगड़ी पन्नी धुएं से एकदम काली पड़ गई थी। भट्टी जी दोनों कांपते हाथों से केतली का ढकना लगा दिनकर की ओर अभिमुख होकर पूछने लगे, कहाँ से आना हुआ हुजूर लोगों का? लखनऊ से। मिनी नहीं उत्तर दिया तो दिनकर ने चट से उसकी हथेली दाव आंखों ही आंखों में उसे सावधान कर दिया। मूर्ख लड़की, पिता के महिमा में पद का परिचय भी न दे बैठे। वाह वाह, तब तो आप हमारे गांव के दिनुआ को ज़रूर जानते होंगे हुजूर, वही मनिस्टर है। भृगुसुत की मोतियाबिंद से धुंधली आंखों में किशोर लक्ष्मण की स्मृति का वात्सल्य छलका, फिर उसी वेग से मिट गया। एकदम दो कौड़ी का निकला हुजूर। आजकल मनिस्टर की ऊंची कुर्सी पर बैठा अपने बैठाने वालों को भूल कर रह गया है। क्या किया इस गांव के लिए? कभी आता भी था तो चोरों की तरह मुंह छुपाकर नैनीताल भवाली से लौट जाता। जिस स्कूल में अ सीखे उसे आज तक हाई स्कूल नहीं बना पाया। सब गांव बिजली से जगमगा रहे हैं, यहाँ साले ये बिजली के खंभे ही गाड़ कर रख दिए हैं। जिस चाचा ने पाला पोसा परपट ब्याह किया उस अभागे पर मक्खियाँ भिनक रही हैं। कभी एक 5 रुपये का मनी ऑर्डर भी तो नहीं भेजा। वैसे दोष उसका नहीं है हुजूर, उस बरसात पहाड़ की मिट्टी में ही अवगुण है। सैकड़ों पहाड़ी आज एक से एक ऊंचे ओहदों पर है, पर जहाँ किसी पहाड़ी को बाँह पकड़कर उठाने का मौका आएगा वहीं मुँह छुपा के भागेंगे। अब कायस्थ बनिया किसी को भी देख लीजिए, पूरी बिरादरी को गले से लगाने को तैयार, पर हम साले पहाड़ी अपने ईमान को ही गले से लगाए दम तोड़ते हैं। हाँ हुजूर, कितने पत्ते बनाऊं? अभागे भट्ट जी कहीं उसके अतीत के दुर्बल पक्ष को और न उजागर कर दें, यही सोचकर कुशल राजनीतिज्ञ ने बड़े कौशल से प्रसंग बदल दिया। वाह वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है गुरु, क्या मसाले पड़े हैं इनमें। और फिर भट्ट जी वर्षों पूर्व की वही आलू वंदना से उसका मनोरंजन करने लगे। तो कक्का अभी जिंदा थे। वैसे काकी का हृदयहीन व्यवहार वो अभी भूला नहीं था। एक बार जब गांव में नरभक्षी भाग का भयानक आतंक था, आधी रात को काकी ने उसे मार मार कक्का के उदर शूल की दवा लेने अल्मोड़ा भगा दिया था। उस अंधेरे बीहड़ मार्ग में ठीक सैनिटेरियम के पास एक भयानक भूतहा खंडर पड़ता था। उस भुतेरे खंडर की न जाने कितनी कहानियां वो सुन चुका था। कभी बम्बई का एक यक्ष्मा रोगी जवान सेठ वहाँ रहता था। 25 वर्ष का वो सेठ उसी अरण्य स्थित बंगले में मरने से पुरुष चीख चीख कर रोया था। मैं मरना नहीं चाहता, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। गांव वाले कहते थे। अभी भी वो आधी रात के सन्नाटे को चीरता घूम घूम कर चीखता है, मैं नहीं जाऊंगा। फालसीमा गांव के दूध वालों की बाल्टी छीन छीन कर वो शेर और दूध भी पी जाता था। और उसी के गांव की प्रधान बहू से उसने एक बार हाथ खींचकर कहा था, चल बाई मेरे साथ, सेठानी बनकर बम्बई ले जाऊंगा। कहीं उसका हाथ भी खींच लिया था। अरे जा जा, काकी ने कहा था, तुझ काले का लूटे को भला कोई भूत प्रेत हाथ पकड़कर खींचेंगे? वो तो सुंदर देखकर ही किसी का हाथ पकड़ते हैं। पर काकी के आश्वासन के बावजूद वो अंत तक उस बिहड़ यात्रा के लिए साहस नहीं संजो पाया था। हाथ में खाली शीशी लेकर घर से निकल तो आया, पर जहाँ काकी भीतर गई वो घर के पिछवाड़े की कोठरी में जाकर सो गया था। जब आंखें खुली तब देवदार के झुरमुट में सिडौल पक्षी चहक रहे थे। हड़बड़ाकर वो उठा और स्वयं ही वैद्यवन नाले के पानी में कुछ महीन कीचड़ मिला उसे शीशी हिलाकर उसे औषधि का भ्रामक रूप दे दिया। उस दिन के निर्लज्जा काकी के शब्द आज भी कभी कभी कलेजे में धंसे तीर की भांति उसे पीड़ा से तिलमिला देते थे। बड़ी देर कर दी छोकले, मैं तो समझी थी कि बाघ तुझे घंगोड़ गया होगा। उसकी वराह दंती काकी फिर खिलखिल हंसती शीशी हिलाने लगी थी। मोतीराम वैद्य जी क्या यहाँ रहते हैं? वो तो भागता आया हूँ। अभी भी सांस फूल रही है। दिन का जन्मजात कुशल अभिनेता तो था ही, झूठ बोलने में उसकी जिहा बचपन से ही जरा भी नहीं हिचकती थी। पोल तो तीसरे ही दिन खुली थी जब कक्का की उदरशूल तीव्र होने पर उन्हें हांडी पर कक्का को देखने बुलाया गया था। बैजू, परसों आपने जो दुनिया के हाथ दवा भेजी थी उससे थोड़ा आराम हुआ, पर कल शाम से फिर दर्द और बढ़ गया, काकी ने कहा। तो वैद्य जी चौंके। परसों मैंने कौन सी दवा भेजी थी जी? बस फिर रहस्य खुलने पर काकी ने दिनकर की चमड़ी ही उधेड़ दी थी। काकी के साथ साथ भतीजे के विश्वासघात ने कक्का को भी बौरा दिया था। अपनी शूल भूल भाल वो तेल पिली लाठी घुमाते हुए तलवार नचाने वाले छोला नतकों की भांति ही दमादम नगाड़े सा पीटने लगे थे। दिनकर का सारा शरीर लोहू लुहान हो गया था। और मोतीराम जी उस दिन बीच बिचाव न करते तो क्रोधी कक्का उसे ख़त्म करके ही दम लेते। अभी भी किसी किसी दिन रीढ़ की हड्डी की असह्य यंत्रणा उसे दोहरा कर देती थी। लखनऊ के डॉक्टर्स का कहना था स्लिप डिस्क है। लगता है कभी आपको चोट लगी थी। क्यों? व्याधि के मूल सूत्र को उन्होंने ठीक ही पकड़ा था। उस चोट ने उसके पीठ की डिस्क को ही स्थानोचित नहीं किया था, उसके हृदय को भी इधर उधर सरका दिया था।
आज पिता के छोटे भाई पितृतुल्य कक्का के लिए उसके हृदय में न स्नेह रह गया था न श्रद्धा। अपने व्रत पद की उसे आज भी एक एक घटना याद थी। गृह जाग के दिन नारी कंठ का कोलाहल, वेदी संविदा, भिक्षा की थाली, हाथ में लंबी लाठी, मुंडा सिर, मुंह में कपड़े ठूंस, सोने की बालियों से छेदे जा रहे कानों की पीड़ा, कुछ भी तो नहीं भूला था वो। बारी बारी से वो सबके सामने भिक्षा मांगने खड़ा हुआ था। औरतें ऊंचे स्वर में गा रही थी। घर ही पंडुला बटुक को विद्यापीठ के लिए काशीनाथ भेजने की स्नेहपूर्ण कामना सहित उसके मित्र गदाधर की माँ ने आंखें पोंछकर कहा था, शिवो शिवो शिव मौछुल्या राणो, शिव शिव, बिना माँ बाप का लड़का है, अभागा। वो जीव कैसा अनाथ है, हमसे पूछो। नए छिदे कानों की बालियों से भी अधिक पीड़ादायक उस दिन काकी का कर्कश स्वर उसके मर्म स्थल को बींध गया था। पेट में बत्ती सी है छोकरे की। स्कूल की कॉपी किताबें भी बेचकर अल्मोड़ा के चिरंजी होटल में आलू खा गया है। अब उस दिन चाय का बंडल मंगाया, ढूंढा तो कहीं मिला नहीं। पता चला कि भट्ट जी की दुकान में बेच आया है। वो तो भला हो भट्ट जी का, जो चाय के बंडल के साथ साथ छोकरे के कान पकड़कर सीधे पहुंच गए। मार खाकर और बेशर्म हो गया है। वैसे बात काकी ने ठीक ही कही थी। काकी को चिड़ा चिड़ा कर मार खाने में उसे अब और आनंद आने लगा था। संतान वंचिता काकी का व्यवहार फिर दिन पर दिन कठोर होता चला गया था। जिस वर्ष उसने प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल पास कर वजीफा प्राप्त किया था, उसी वर्ष काकी का स्वभाव वर्षों से ठूट खड़े किसी सूखे वृक्ष की सहसा लहलहा उठी हरितमा से चौंका गया था। काकी अब उसे पान के पत्ते सा फेरने लगी थी। नित्य भिगोए बादामों के साथ काली गाय का मोटी मलाई डला दूध, मक्खन चुपड़ी रोटी लेकर वो उसे बड़े दुलाव से खिलाती। कक्का से कह काकी ने उसे नया पट्टू का कोट और वैसी ही गर्म टोपी सिलवा दी और कलकत्ता अपने बहनोई को लिख उसके लिए एक हाथ की घड़ी भी मंगवा दी थी। इंटर में पहुंचते ही उसे उस आकस्मिक स्नेह वन्या का रहस्य ज्ञात हो गया था। देख रहे दिनुआ, मैंने तेरे विवाह की मंगजे पक्की कर दी है। सगाई इसी बैसाख में हम तेरे हाथ पैर बांध देंगे। मेरी बहन की लड़की परुली को तो तू जानता है ना, तेरे ही स्कूल में दर्जा 3 तक पढ़ी है। फिर छोकरी की कुछ ऐसी लंबी बाढ़ थी कि भिज्जियो जीजा जी ने नाम कटवा दिया। मेरी ही बहन की लड़की मेरी बहू बने, इससे अच्छा रिश्ता और क्या हो सकता है। दिनकर के तन बदन में आग लग गई थी। 17 ही वर्ष में उसकी मंगजे बिना पूछे पक्की करने वाली होती कौन है। और फिर टाउन स्कूल के उस विधडूबा दरिद्र हरदत्त मास्टर की पुत्री परुली, छिछी एकदम सांवली कंकाल, जब देखो नाक सुड़कती गिट्टे खेलती थी। देखो काकी, मेरा ब्याह किया तो अच्छा नहीं होगा, कह दिया मैंने। पर कक्का जब अपनी ऐतिहासिक घुंघरू लगी जांठी ठोकते गरजे हुए तो दिनकर की बोलती बंद हो गई थी। क्या कह रहा था काकी से, ये ब्याह नहीं करेगा? तब क्या मिशन कंपाउंड की छोकरियों को बिल्ली सा दोपहर में ताकता रहेगा? सब सुन लिया है मैंने। टाउन स्कूल में पढ़ने जाता है ना, यही सब करने के लिए। साला मिशन स्कूल की छोकरियों के बोर्डिंग के बाहर झोपड़ियों में झाड़ियों में छिपा उन्हें देखता है। इसी से तो तेरे ब्याह की जल्दी है। मुझे भूख लगी हो, घर का खाना खाएगा। छोकरे, हमारे ख़ानदान में किरिस्तानों की अंडा मुर्गी नहीं खाई जाती, समझा। और फिर बैसाख के महीने इंटर का आखिरी पर्चा देकर वो जीवन परीक्षा का पहला पर्चा भी दे आया था। दुर्भाग्य से विवाह के कुछ दिन पहले परु सन्निपात ज्वार से उठी थी और नए नए दुर्बादल से उगे केशों ने उसके दुबले चेहरे को और भी आकर्षक बना दिया था। नाक की हड्डी ही हड्डी नज़र आती थी और हरिद्रा बड़ी बड़ी आंखें बीमार मरणासन गाय की सी आंखों से ही हर समय डबडबाई रहती। बहुत पहले एक बार हल्द्वानी अल्मोड़ा बस स्टैंड पर ठीक ऐसे ही चेहरे के कटे केश वाली एक पगली ईसाइन भिखारिणी बस यात्रियों के सामने खड़ी होकर गिड़गिड़ाया करती, डबल दी दैला पे पैसा ही दे दोगे क्या? फिर हाथ की जली बीड़ी से वो अपने छोटे छोटे केशों को डाकती चिउक उठती और उसके सारे सिर में दग्ध नन्हे नन्हे टापू उभर आए थे। परू का चेहरा भी उसी के चेहरे जैसा निष्प्रभ था। काकी ने उससे ये किस जन्म का प्रतिशोध लिया था? उसकी आंखें छलछला आई थी। इंटर की पाठ्य पुस्तक गद्य मुक्ताहार में गुलेरी की कहानी उसने कहा था, न जाने कितनी बार पढ़ उसने। कैशोर के सबसे मीठे सपने देखे थे। आज परू को वधु रूप में पाकर वो सब एकाएक मिट गए थे। तेरी कुड़माई हो गई, धक, देखते नहीं ये कढ़ा हुआ शालू। आज लहना सिंह की भांति वो बिना गोलियों के घाव से निष्प्राण पड़ा था। ठीक ही वो भी काकी से ऐसे ही प्रतिशोध लेगा, ऐसा प्रतिशोध जिसे वो जीवन भर झेलती रहेगी। जब सारा घर गहरी नींद में डूबा था, वो सनकी सिद्धार्थ छलांग लगाकर खिड़की से कूदकर भागा और फिर आज तक उसने कभी मुड़कर नहीं देखा। एक तरह से भट्ट जी ने ही ठीक ही कहा था। जिसने गांव से स्वयं ही रिश्ता तोड़ लिया था, उस गांव की सरहद से वो सचमुच ही मुँह छिपाता फिरता था। आज हृदय की न जाने कौन सी अशांति, कैसा उद्वेग उसे अपने विस्मृत इष्ट ग्वालदेव की अदालत में खींच लाया था। भट्ट जी या कोई भी अब उसे पहचान नहीं सकता था। एक तो वो
जादुई खद्दर की टोपी उसके पूरे चेहरे को ही बदल डालती है। आज वो बिना टोपी का था। फिर मखमल जीन का पहाड़ी दर्जी का सिरा कोट और गबरों की ऐसी ढीली पांचे वाली पैंट जिसमें हाथी भी बड़ी आसानी से अपना पैर डाल ले। पहनने वाले उस सजीले दुबले पतले किशोर का इस भरी भरी देह और चिकने चुपड़े चेहरे वाले महिमा में मंत्री से कोई साम्य नहीं था। वो अपनी उस चतुरा काकी के सम्मुख भी इसी क्षण जाकर खड़ा हो जाता तो वो अपनी माताहारी सी ही संधानी दृष्टि से गर्भस्थ शिशु की स्थिति भांपकर बता देती थी कि लड़का है या लड़की। तो शायद वो भी उसे परिचय दिए बिना नहीं पहचान पाती। बचपन में वो जितना उद्दंड था, किशोर ने उसे उतना ही सौम्य बना दिया था। इंटर में पहुंचते ही वो असहयोग आंदोलन में कूद जेल यात्रा का सेहरा भी बांध आया था। उनका वो बेमेल विवाह न होता तो शायद वो प्राणों से प्रिय अपने ग्राम के मोह की बेड़ियां ऐसे नहीं तोड़ता। काकी के प्रतिशोध के साथ साथ उसने अपने निर्दोष ग्राम से भी प्रतिशोध ले लिया। जिस परू ने उसे ग्राम छोड़ने को बाध्य किया था उसके प्रति कभी कभी उसका चित्त अकारण ही द्रवित हो उठता। ब्राह्मणों के घर की बहू थी, इसी से अन्य किसी पुरुष से अंचल ग्रंथि का प्रश्न ही नहीं उठता था। उसके मास्टर पिता उसे अपने साथ अल्मोड़ा उठा ले गए थे। वहीं उसे पढ़ाया लिखाया उन्होंने किसी मिडिल स्कूल में अध्यापिका रख दिया था। दिनकर के अपराधी चित्त के पश्चाताप ने उसे विश्वासी गुप्तचर विभाग को सतर्क कर उसकी प्रत्यक्ता पत्नी का पता भी ही नहीं लगाया। उसे असमय ही पदोन्नति दिलवा हेडमिस्ट्रेस भी बनवा दिया था। उसके इसी औदार्य ने फिर स्वयं उसके राजनीतिक जीवन के प्रशस्त स्वच्छ में कांटे बिखेर कर धर दिए थे। वो किसी कॉलेज का शिलान्यास करने रानीखेत गया था। वहीं से न जाने कौन सा दुष्ट ग्रह उसे अल्मोड़ा खींच ले गया। जब वो नंदा देवी के मैदान में अपने प्रशंसकों को, विराट भीड़ को अपनी ओजस्वी वक्रता से सिद्ध मंत्रमत से लगभग अपनी मुट्ठी में बंद कर चुका था, तभी उसके पास आकर उसका विश्वासी पीए का आदमी फुसफुसा गया, सर एक महिला आपसे मिलने आई है। कहती वो आपकी। फिर वो कुछ कह पाया इससे, किंतु समझने वाले के कुटिल मस्तिष्क ने उसके अनकहे वाक्य को समझ लिया। गंभीर चेहरे पर विकृति की एक भी रेखा नहीं उभरी। उनसे कह दो सर्किट हाउस में मिले, मैं यहाँ नहीं मिल सकता। और फिर एक प्रकार से छलांग लगाकर ही कार में बैठ उसने खिड़कियों के शीशे लगा लिए। तो उफ, निश्चय ही ये परू हो गए। दोष तो उसी का था, उसी ने तो ढूंढ ढांड पदोन्नति दिलवा दी थी। फिर उसी की तर्जनी के आदेश से उसे प्रदेश की उत्तम शिक्षिका का स्टेट अवार्ड प्राप्त हुआ था। और जब आ बैल मुझे मार कर स्वयं उसके सींगों से भिड़ने खड़ा हो गया था, तब अब फल तो भुगतना ही पड़ेगा। इतना वो समझ गया था कि स्वभाव से ही भी उस गंवार शिक्षिका को यहाँ तक पहुँचाने में निश्चय ही विरोधी पक्ष के उसके किसी शत्रु का हाथ होगा। जब वो सर्किट हाउस में उससे मिलने आई तब दिनकर ने जानबूझकर ही अपने दर्शनार्थियों की भीड़ में बड़ी देर तक घूम घूम कर बातें बनाने में घंटों बिता दिए। बेचारी परू बड़ी देर तक पहाड़ी उनका खुरदरा शॉल ओढ़े बरामदे की बेंच पर बैठी ठिठुरती रही। उसका व्यक्तित्व अब भी उतना ही सिमटा सुकड़ा रह गया था। लगता था भले ही चंगी होने पर भी देखने वाले उसे जीवन भर सन्निपात जोर से उठी रोगणी ही समझते रहेंगे। उस पर पहले की सामान्य हकलाहट उसके जीवन की कुंठा के साथ साथ बढ़ती चली गई थी। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने मुंह खोलती तो एक ही शब्द का उच्चारण उसकी जिह्वा को किसी पुराने घिसे रिकॉर्ड पर अटकी ग्रामोफोन की सुई की भांति रोक लेता और वो पसीना पसीना हो जाती। उसकी इस शारीरिक दौर्बल्य के विषय में दिनकर का गुप्तचर विभाग उसे सतर्क कर गया था। डांट कर कोई बात पूछने पर वो बेहद हकलाने लगती है और कभी कभी तो रो भी पड़ती है। इसी से जब उस अभागिनी के एक दिन का परिचित जीवन सहचर आवेगहीन उच्च स्वर में पूछता, उसकी ओर झुका, कहिए अब आप कौन सी मदद चाहती हैं मुझसे, तो वो पप्पा करके थर-थर काँपने लगी। उसने फिर हाथ का दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी करुण आंखें अपने वर्षों से अनकहे उपालंबों से छलछला उठी। स्थिति हाथ से निकलती इससे पूर्व ही दिनकर ने अपने सीखे पड़े पियो को बुलाकर कहा, देखो दीक्षित जी, इन्हें जो भी कठिनाई हो, जहाँ तबादला चाहें सब करवा दो। और फिर वो होठों ही होठों में फुसफुसाते कहने लगा, इस अद्भुत कोड की लिप रीडिंग केवल उसके चतुर पिए ही कर सकता था। ये भी स्पष्ट कर दो कि जहाँ तक आर्थिक या विभागीय सहायता का प्रश्न है, मैं इनकी पूरी मदद करने को तैयार हूँ, पर अगर हाँ इन्होंने अपने हक को लेकर मेरा पहुँचा पकड़ने की कोशिश की तो फिर तुम्हें पता है दीक्षित तुम्हें क्या करना होगा। यस सर। किसी फौजी अफसर की भांति एड़ियाँ खटखटाता दीक्षित सतर खड़ा हो गया था। यहीं पर चूक गया था दिनकर। दंड संहिता को उसने कुछ और स्पष्ट कर दिया होता तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं घटती। बेचारी परू के लिए उसने कठोर दंड की व्यवस्था करने का आदेश नहीं दिया था, किंतु दीक्षित दुखते दाढ़ को सीमेंट चांदी से भरने में विश्वास नहीं करता था। उसे एक ही झटके में उखाड़ रोगी को चिरदिन के लिए ही दाढ़ के दर्द से मुक्ति दिलाने में उसका विश्वास अधिक था। कैसी कैसी पढ़ी लिखी और वशियों के ब्लैकमेल कंटकों को एक ही झटके से उखाड़
उसने अपने अनेक गरिमामय प्रभुओं का पथ प्रशस्त किया था। फिर ये 2 कौड़ी की मास्टरनी भला किस खेत की मूली थी? उसे समझाने से भी जब वो नहीं समझी तो उसने एक ही धक्के में सर्वांग घाटी के एक ऐसे बीहड़ इलाके में डाल दिया जहाँ खाने को मिलता था केवल सुखाया भेड़ का गोश्त और फाफा की कड़वी रोटी। बस जब वो फिर कठपुतली दल के उस निर्जीव पुतले की भांति बार बार मारकर भी फिर उठकर टीन पीटने लगती, थोड़ी थोड़ी और बजेगी, तब उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। तीसरे दिन स्कूल में उस पार्वती हेडमास्टरनी की आकस्मिक मृत्यु की छुट्टी घोषित हुई थी, जो जंगली गुच्छी की सब्जी खा जाने से असमय ही अवकाश ग्रहण कर गई थी। दिनकर अब निश्चिंत होकर मूछों पे ताव दे अपना राजपाट संभाल सकता था, किंतु ऐसा वो नहीं कर पाया। कभी कभी किसी गरिष्ठ राजसी सहभोज के पश्चात वो तकिए पर सिर रखते ही गहरी नींद में डूब जाता, किंतु आधी रात को उसके कांटों भरे ताज की चुभन किसी दुस्वप्न की भांति उसे झकझोर कर जगा देती। उस दुस्वप्न की मुख्य भूमिका में परु ही सदैव अवतरित होती थी। हवा हाथ में बीड़ी लिए उस पगली भिखारिणी की भांति वो अपने छोटे छोटे केश दग्ध करती, मुस्कुराकर उसकी टोपी को भी जली बीड़ी से दाग नन्हे नन्हे सुराखों से भर देती। क्यों, अब तो तुम सुख से हो ना? पर तुमने ठीक नहीं किया। जानते हो मेरी चाय में घोले गए विष ने मेरे कलेजे में कैसी आग फूंकी थी? ठीक वैसे ही एक दिन जैसे तेरा कलेजा भी फूकेगा हत्यारे, वैसी ही ज्वाला से तू भी इधर उधर चलता भागेगा और जीवन भर तेरे हृदय की लपटें तुझे झुलसाती रहेंगी। कोमल दुग्ध धवल शैया पर बैठे बैठे फिर दिनकर सारी रात काट देता। नहीं नहीं, मैंने ये सब करने को दीक्षित से नहीं कहा था। मैं निर्दोष हूँ ग्वालदेव, मैं निर्दोष हूँ, कहता वो कभी उत्तेजित हो अकेले कमरे में ही खड़ा खड़ा बड़बड़ाने लगता, जैसे चेते के ग्वालदेव की मूर्ति के समक्ष खड़ा हो। आज उन्हीं दुस्सपनों की दहन उसे दुस्साहसी बना एक बार बिसरे ग्राम की परिधि में खींच लाई थी। अपने निर्दोष होने की अदृश्य अर्जी वो चित्ते मंदिर की फड़फड़ाती अर्जियों के बीच टांग आया था। हस्ताक्षर किए थे उसके शुद्ध अंतःकरण ने। सचमुच ही उसने परु की मृत्यु कामना नहीं की थी। उस न्यायप्रिय देवता की अदालत से लौटने पर उसका चित्त फूल सा हल्का हो गया था। चलिए डैडी, आपने कहा था ना मैं बुरंश के फूलों का लाल वन दिखाने ले चलेंगे। मिनी ने गहरे सोच में डूबे पिता का कुर्ता खींचा। अच्छा अच्छा चल, पर कैसे काले काले बादल घिर आए हैं, कहीं भीग गए तब? लालवन सचमुच ही लालवन था। उत्तुंग उद्धत शाखाओं पर लटके इन लाल बुरुंशों को देखकर शायद रविन्द्रनाथ ने अपनी शेषेर कविता में लिखा था, मिस जोशी। उद्धत तत् शाखार शिखरे रोडे डेंड्रॉन गुच्छ। दिनकर ने हंसकर कहा, हाय कितने सुंदर फूल हैं डैडी, पर कितनी ऊंचाई पर हैं, तोड़ेंगे कैसे? तुम जैसी कोई जंगली लड़की इन्हें तोड़कर लालवन को नष्ट न कर दे। इसी से तो भगवान ने इन्हें मनुष्य की पकड़ से बाहर इस ऊंचाई पर टांग दिया है। बिना ऊंचे पेड़ पर चढ़े बुरुंश का फूल नहीं तोड़ा जा सकता मिनी। इस लाल फूल को पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिनकर ने इतना कहकर फिर अपनी तीक्ष्ण अर्थपूर्ण दृष्टि सुरंगमा की सफ़ेद साड़ी के चौड़े लाल पाड़ पर गड़ा दी। तीखी चढ़ाई चढ़ने से हाफती सुरंगमा गुन बलफशे की अटी झाड़ी को झुककर सूंघने लगी थी। मैं तो इन्हें तोड़कर ही रहूँगी। मिनी बांझ के सूखे ढीटे बटोर कर निशाना साथ साथ कर फूलों पर मारने लगी, किंतु जब एक भी फूल नहीं गिरा तब वो हार कर उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। अच्छा चल, तुझे एक पहाड़ी नौला दिखा के लाऊं। कितनी दूर है डैडी? अगर बहुत दूर है तो मैं नहीं जाऊँगी, इस चढ़ाई ने मेरा दम फूल गया है। अरे यहीं पर है, चल तो सही, उस पानी में तुझे कोक का मज़ा आएगा। शायद प्रिय कोक की वो तुलना ही उसे लुभा गई, पर बार बार आग्रह करने पर भी सुरंगमा नहीं उठी। नहीं मिनी, तुम देखाओ, मैं यहीं बैठी रहूँगी। दिनकर और मिनी के जाते ही वो दोनों पैर लंबे कर उसी बुरंश के दैत्याकार तने का सिरहाना बनाकर लेट गई। लाल फूलों के झुरमुट से झांकता नीलाकाश देखते ही देखते भीमाकार कृष्णवर्णी मेघों से घिर गया था। बीच बीच में विद्युत की झलक उसे आंखें बंद कर लेती। वर्षा की पहली बूंद उसकी छाती पर पड़ी, फिर कपोल पर, ललाट पर, और फिर वेगवती वृष्टि सहस्त्र धाराओं में बरसती किसी दुस्साहसी अधीर प्रेमी के उन्मत्त चुंबनों की ही बौछार से उसे बेहाल कर गई। वो घबरा कर इधर उधर कहीं सिर छुपाने के लिए किसी और सघन वृक्ष की छतरी ढूंढने लगी, किंतु वृष्टि का वेग इतना सशक्त था कि किसी भी वृक्ष की छतरी उसे नहीं बचा सकती थी। पतली कॉटन बनारसी साड़ी और रूबिया का पारदर्शी ब्लाउज उसके देह से चिपक उसे धरती में गाड़ कर रख गया। हाँ, इतनी पतली साड़ी पहन वो यहाँ मरने क्यों आ गई थी? साथ ही एक शॉल नहीं रख सकती थी? अभी मिनी और दिनकर आ जाएंगे, उनके सम्मुख वो हिंदी फिल्मों की अर्धनग्न नायिका बनी कैसी लगेगी? वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उधर बाप बेटी या तो उस अरण्य में भटक गए थे या किसी खो कंदरा में छिपे वर्षा के रुकने का इंतजार कर रहे थे। कहीं लौटकर नहीं आए तब भांति भांति की व्यर्थ आशंकाएं उसे प्रेतात्माओं की भांति भयंकर मुख बना बना डराने लगी।
काले बादलों ने उस जंगल को अमावस के से अंधेरे से घेर लिया था। वर्षा के साथ साथ अब तेज़ हवा भी चलने लगी थी। भीगी साड़ी की ढीली कर सुरंगमा ने आंचल को दोहरा कर चारों ओर से तंबू से तान लिया, किंतु फिर भी दोहरी भांज की भूमिका उससे वर्षा स्नात यौवन की उज्ज्वल रेखा जाल को ढांप नहीं पाई। वर्षा जैसे सांस लेने को पल भर रुकी, डूबते सूरज की अरुणाभ छाया पत्तों के बीच से सरकती धरनी पर पसर गई। उड़ते पत्तों की मरमर ध्वनि के बीच छिंगू ध्वनि किसी कुशल सितार वादक के झाला सी झंकृत हो रही थी। निश्चय ही दोनों कहीं भटक गए थे, नहीं तो वर्षा तो अब लगभग थम गई थी। थोड़ी देर में अंधेरा और घना हो जाएगा और स्वयं ही उसकी भीगी देह की लज्जा को ढांक लेगा। वो निश्चिंत होकर भीगे केश निचोड़ ही रही थी कि क्रमशः निकट आ रही पद ध्वनि से चौंक कर इधर उधर देखने लगी। अरे, आप तो एकदम ही भीग गई हैं मिस जोशी। दिनकर की दृष्टि उस पर पड़ते ही उसने आंखें झुका ली। उसे लगा उस अद्भुत व्यक्ति संपन्न मंत्री की सौंदर्य लोलुप दृष्टि उसकी भीगी साड़ी को चीर आंखों ही आंखों में खींचती चली आ रही है। जीप में डैडी की पंखी पड़ी है, रुकी मैं भाग कर ले आऊँ। हम दोनों तो भीगे नहीं हैं, आप उसे ओढ़ लीजिए। इससे पहले सुरंगमा उसे रोकती मिनी तेजी से भागती पल भर में उतार फांदती आंखों से ओझल हो गई। दिनकर को अपनी क्रमशः निकट आते देख सुरंगमा घबरा कर पीछे हटी। सुरंगमा पहली बार उसके मुंह से अपना नाम सुन उसने आंखें बंद कर ली। उस मुग्ध दृष्टि में अब न भय था न संकोच। कुछ दिन पहले देश पत्रिका में प्रसिद्ध बंगाली चित्रकार के विषय में पढ़ा था कि उन्होंने अपनी सुंदर पत्नी को ही मॉडल बनाकर अपने उस अद्भुत अर्धनग्न नारी पात्रों की सृष्टि की थी। उसका एक चित्र मेरे पास भी है, मेरा प्रिय चित्र है वो। लग रहा है आज उसी मॉडल मुझे इस अरण में मिल गई है। कभी तुमने भी उस चित्र को अवश्य देखा होगा। भारत में ऐसी लोकप्रियता शायद ही किसी चित्र को प्राप्त हुई होगी। उन दिनों बिरला ही भारत का कोई ऐसा समृद्ध ग्रह होगा जहाँ के दीवान खाने में चित्र न टंगा हो। पिटे सोने सा रंग, वैसी ही सुगठित देह और चेहरे की निखुत गढ़न, ठीक ऐसी ही लाल पाड़ की सफ़ेद भीगी साड़ी उसके चंपक रंगों पर चिपकी है। चेहरे पर भी ऐसी ही अनुपम व्रीड़ा का अंगराग बिखरा है। सुरंगमा दिनकर की तप्त श्वास अब उसके कपोल स्पर्श कर रही थी। बढ़कर उसने सुरंगमा का नुकीला चिबुक थाम लिया और भय से कंपित उसके अधर मधुर अर्ध विस्फुटित कली की बंद पंखुड़ियों से खुल गए। पुरुष का प्रथम स्पर्श उसकी चेतना हर गया था। फिर भी अवचेतन में अध जगह चित्त के कान सब कुछ सुन रहे थे। कांख में पीतल की कलशी लिए उस अद्भुत चित्र की जल स्नात सुंदरी पानी भर पोखर से लौट रही है। एक पैर जल में डूबा है, दूसरा सीढ़ी पर। सोचता था ऐसा चित्र अब कोई क्यों नहीं बनाता, पर देख रहा हूँ विधाता ने उससे भी अधिक मोहक चित्र बनाकर धरती के सब चित्रकारों की तुलिका तोड़ कर रख दी है। सुरंगमा की वस्त्र स्नात देह को बाहों में भर वो उसे उन्मत्त धैर्य से चूमने लगा। न जाने कब तक सुरंगमा उस मोहक बंधन में पड़ी रही। फिर उसके सुप्त विवेक ने ही उसे सहसा थप्पड़ मारकर जगा दिया था। उस सशक्त बाहुबंधन में छिटक वो उसी उतार की ओर भागने लगी जहाँ से मिनी उतरी थी। उसके पीछे पीछे दिनकर भी उतर रहा था। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। भीगी पिरुल की सुनहरी घास में फिसलती वो शायद भरभरा कर स्केट करती, हाथ पैर ही तोड़ बैठती। उसके पीछे पीछे छाया की भांति निःशब्द आ रहे दिनकर ने ही उसे हंसकर संभाल लिया था। देख लिया ना सुरंगमा, भागने पर भी तुम अब नियति को नहीं छल सकती। जब जब ऐसे घबरा कर भागोगी, ठोकर खा के गिरोगी, तुम्हारा ये सेवक, ये दासानुदास तब तब तुम्हें ऐसे ही संभाल लेगा। एक बार उसकी दुर्बल देह को कांपती लता सा तरंगित कर वो उसके कानों के पास अधर सटाकर कहने लगा, मने की पड़े सुरंगमा, याद है तुम्हें सुरंगमा? दोनों जब एक साथ उतर चुके थे तभी पंखी लेकर भागती मिनी आ गई। बड़ी मुश्किल से जीप मिली डैडी, ये जंगल है या फूल भुलैया? एक से पेड़ों से, एक से झुरमुट और एक सी पगडंडियाँ। लीजिए मिस जोशी, आप इसे ओढ़ लीजिए। एकदम कंबल सी गर्मी मिलेगी इस पश्मीने में। पिछली बार भोट के व्यापारी मित्र ने मुझे ये भेंट में दी थी। चतुर दिनकर ने गिरगिट सा रंग बदल लिया था। फिर उसी ने ही उसे पश्मीना उड़ा दिया तो वह निर्वीर्य क्रोध से उबल उठी। एक रौबदार पत्नी का पति, प्रदेश का सम्मानित मंत्री, जब उसे एकांत में उसकी व्यवस्था का लाभ उठा वैसी मूर्खता कर गया था, तब वो चुप कैसे बैठी रह गई? खींचकर एक थप्पड़ नहीं मार सकती थी उसे, किंतु उसका दुर्बल चित्त क्या उसे ऐसा करने की स्वीकृति देता? जिन शब्दों को सुनकर उसने तन बदन में आग लग जानी चाहिए थी, वही शब्द तो उसके कानों में अमृत वृष्टि कर गए थे। क्या तबीयत ठीक नहीं है मिस? निर्दोष मिनी ने उसकी कमर में हाथ डालकर पूछा तो सुरंगमा की आंखें अकारण ही झलक उठी। है ना डैडी, देखिए कैसा सफ़ेद चेहरा लग रहा है मिस का। क्यों, क्या तबीयत ठीक नहीं है मिस जोशी? दिनकर के प्रश्न ने स्वयं ही दोनों की आंखें एक पल को चार कर दी और उन लाल डोरेदार प्रणयी आँखों का परिहास मिश्रित कौतुक सुरंगमा के चेहरे को कर्णमूल तक रंग गया। नहीं, ठीक है कहकर वो सिर झुकाए चलती रही। एक बार फिर भट्ट जी की दुकान की गर्म चाय पीकर वे तीनों नैनीताल लौट आए।
दूसरे दिन तड़के ही उन्हें लखनऊ लौट जाना था। लखनऊ जाते ही वो फिर कहीं दूर की बदली के लिए अपना प्रार्थना पत्र दे देगी। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अपने हृदय की उस घातक व्याधि को उसने समय पर ही पकड़ लिया था। मार्ग भर वो अस्वाभाविक रूप से गुमसुम रही थी। लखनऊ लौटने पर वो 1-2 दिन ट्यूशन पर नहीं आई और जब गई तब दिनकर दिल्ली चला गया था। फिर सुदीर्घ अवधि के लिए वो स्वयं ही उससे कतराता रहा। कभी वो दौरे पर निकल जाता, कभी प्रदेश की जटिल समस्याएं उसे उलझाकर किसी बंद कमरे में अदृश्य कर देती। उस 1 महीने की अवधि में सुरंगमा के अशांत चित्त की उद्विग्नता स्वयं ही शांत हो गई थी। मीरा की विवाह तिथि निकट आ गई थी। इसी से एक दिन जबरदस्ती सुरंगमा को अपना हाथ बटाने खींच कर ले गई थी। दिन भर सुरंगमा बैंक में रहती। शाम को मिनी को पढ़ाकर खाली होती तो मीरा अपनी कार लेकर उसे लेवाने पहुंच जाती। फिर दोनों कभी किसी जौहरी की यहाँ सेट देखने चली जाती, कभी साड़ियों की फॉल लगवाने और कभी थककर किसी सिनेमा हॉल में जाकर बैठ जाती। मीरा के भाइयों की भयप्रद जोड़ी बम्बई की किसी फिल्म कंपनी में जुड़वा भाइयों की भूमिका निभाने चली गई थी। मीरा के विवाह में भी हमारा आना नहीं हो पाएगा, उन्हीं दिनों हमारी शूटिंग है, उन्होंने पिता को लिख दिया था। इसी से अब सुरंगमा को अपनी सखी के गृह में किसी प्रकार का भय नहीं रह गया था। मीरा का गृह अतिथियों से भरने लगा था। सुरंगमा ने बहाना बना के खिसकने में चेष्टा भी की थी। उसका एक कारण ये भी था कि उसके गौर मामा और नानी के साथ उसके वही कार्तिक दा भी आ रहे थे, जिनका रिश्ता उसने बड़ी बेरुखी से फेर दिया था। नहीं नहीं, अब तू कहीं नहीं जाएगी, मैं तो विवाह मंडप में रहूँगी। तू यहाँ रहेगी तो कम से कम चीज़ों की देखभाल तो करेगी। इन हरामखोर नौकरों में एक मेरी आया को छोड़ कोई भी ऐसा नहीं है जिसका विश्वास किया जा सके। नो यू कांट गो। स्टेशन पर उसे देखते ही गौर मामा अपनी मोटी मोटी बाहें फैलाकर बड़े स्नेह से बढ़ाए। मैंने कहा था ना माँ, सुरंगमा हमें लेने ज़रूर स्टेशन आएगी। कार्तिक इधर आओ बेटा, ये सुरंगमा देख लिया ना। बुढ़ापे में भी गौर प्रसन्न की आंखों का सौंदर्य बोध मरा नहीं। कैसी भी भीड़ में छिपा कोई खूबसूरत चेहरा क्यों ना हो, हमारी आंखों से बच नहीं सकता। थूक पर चश्मा उतारकर आकर्षक युवक उसे बड़ी ध्यान से देख रहा था। ये जान गई थी। मीरा सामान उतरवा रही थी, वो भी उसके पीछे लग गई, जिससे देखने वाला उसकी पीठ ही देख सके। घर पहुंचते ही वो फिर अतिथियों के जालपान की व्यवस्था करने चौके में चली गई। जब से नानी आई थी, उसके निरामिष भोजन की व्यवस्था, उनके नहाने और सोने का प्रबंध सब कुछ मीरा ने सुरंगमा को सौंप दिया था। 1 मिनट भी इधर उधर होती तो नानी आसमान सिर पर उठा लेती। ओ माँ, मैं गैलो कोताय। अरे माँ, लड़की कहाँ चली गई? मीरा, तूने बेचारी को कितने काम सौंप दिए हैं, जब देखो तब बाजार भागी जा रही है। मीरा उसे बाजार नहीं भेज रही थी, वो स्वयं ही एक न एक बहाना बना के खिसक जा रही थी। उस अपरिचित युवक की तीखी आंखें निरंतर उसका पीछा कर रही थी। कितनी ही बार कमरे में जाती, कार्तिक एक न एक बहाना बनाकर वहां आकर जम जाता और फिर नानी ना उसे खिसकने देती न कार्तिक को। मीरा भी उस षड्यंत्र में निरंतर योगदान दे रही थी। जानबूझकर ही उसने दोनों को एकांत में अनेक सुअवसर जुटा दिए थे, किंतु सुरंगमा का असहयोग उसे उतनी ही बार शुद्ध कर गया था। इतना वो समझ गई थी और उसकी सखी का देवांगना का सा रूप उसके आज तक प्रत्येक सुपात्री को देखकर नाक भर चढ़ाने वाले कार्तिक दा को पूर्ण रूप से बांध चुका है। विवाह के दिन जब सुरंगमा मीरा को जयमाल के लिए सजाने लगी, तब कार्तिक भी वहीं कुर्सी डालकर बैठ गया। मीरा की सज्जा में सुरंगमा ने उस दिन अपने कृतज्ञ हृदय की एक एक धड़कन गूंद कर रख दी थी। कटे बालों को न जाने किस कौशल से जूड़े का रूप दे उसने बेले के गजरे को से संवार दिया था। नृत्य के चंचल कटाक्षों में काजल की बेड़ियां डाल उन्हें सलज चितवन में संवार दिया था। मीरा ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो अपना ही चेहरा अनजान लगने लगे। सुरंगमा, अब मैं तुम्हें सजाऊंगी। कार्तिक दा का भाग जाओ, यहाँ बाहर भागो तो बाहर, नहीं तो सुरंगमा कहीं तुम्हारा भी जूड़ा बनाकर साड़ी पहना देगी। मीरा ने हंसकर कहा, मुझे वो भी स्वीकार है। कार्तिक सिगार मुंह में दाबे उठ गया। देखो सुरंगमा, जिस कार्तिक के लिए सैकड़ों कैलेशियन लड़कियां मरती हैं, वो तेरे लिए ब्रह्मला बनने को तैयार है। बारात आई तो जयमाल हाथ में लिए धीर मंथर गति से आ रही नववधू के चेहरे से फिसल कर देखने वालों की दृष्टि बरबस सुरंगमा पर पड़ रही थी। मीरा की भारी लाल टेम्पल साड़ी से उसका उज्ज्वल रंग और भी शुभ्र होकर निखर आया था। मीरा ने ही जिद कर उसका जूड़ा बना उसमें अपना कटकी जड़ाऊ कंघा तिरछा कर खोस दिया था। काले घने केशों के बीच चौथ के चंद्रमा से उतर आया वह अर्धचंद्राकार कंघा किसी विश्व विजयी सुंदरी के किरीट सा जगमगा रहा था। कानों में थे मीरा के दक्षिणी झुमके। कर्ण मुंह से ही पैराशूट की छतरी से खुल गए। वे झुमके बार बार अपने घुंघरू उसकी लटों में उलझा रहे थे और उन्हें निकालने के लिए उठे हाथ की गोमेद की अंगूठी उसके गौर वर्ण को एक प्रखर बना रही थी। अधरों की स्वाभाविक लालिमा को मीरा के प्लम कलर्ड लिपस्टिक के प्रहार ने और भी घातक बना दिया था। कंठ में पड़ी बसरा के मोतियों की दोहरी लड़ी सौमिनी की दूधिया त्वचा से घुल मिल गई थी। उसे देखते ही पूरे शामियाने में खलबली मच गई। कौन है ये? कौन? अजी, वही जो दुल्हन के पीछे खड़ी। ओह, वो मीरा की सहेली है सुरंगमा।
मंत्री जी की लड़की को पढ़ाती, शायद स्टेट बैंक में नौकरी भी करती है। चीज़ तो स्टेट बैंक के लॉकर में रखने लायक है। ही, बड़े मज़े की बात कहती हो आप मिसेस गुप्ता। ईर्ष्या दग्ध टिप्पणी सुन कार्तिक उठकर पीछे खड़ा हो गया। उतनी दूर से भी वह अपूर्व देवांगना रंगमंच पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड लेने को प्रतीक्षारत खड़ी किसी प्रख्यात फिल्म तारिका सी ही दमक रही थी। सहसा वहाँ भी सुरंगमा की ही चर्चा मुखरित हो उठी। इस बार स्वयं पुरुष प्रशंसकों का था। भाई कुछ भी कहो, गजब की लड़की है, पर यहाँ ट्यूशनों में क्यों झक मार रही, फिल्मों में क्यों नहीं चली जाती? अजी उसे क्या कमी, वही जैसा चाहे वैसा सेट बन जाएगा, तभी तो नैनीताल गई थी मंत्री जी के साथ। नमस्कार, ये थी आज की कहानी और अब आगे की मैं 9वें भाग में सुनाऊंगी।